जिंदगी के सबसे बड़े राज को समझने के इस सफर में आपका स्वागत है। हम सब मिलकर जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के उन बुनियादी सिद्धांतों को जानेंगे जो हमें चलाने वाली अनदेखी ताकतों का पर्दाफाश करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक पल के लिए इस बात पे जरा गौर कीजिए। हम सब एक बहुत बड़ी चट्टान पर हैं जो अंतरिक्ष के इस विशाल समंदर में तैर रही है। जब हम इस नजरिए से सोचते हैं तो हर चीज के दिल में बैठा एक सवाल उठता है, आखिर हमारा वजूद है क्या? हम में और उस चट्टान में जिस पे हम रहते हैं आखिर फर्क क्या है? वो कौन सी बारीक सी लकीर है जो एक जिंदा चीज को बेजान चीज से अलग करती है? यही वो सवाल है जो आज हमारी इस खोज को राह दिखाएगा। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जिंदगी यानी जीवन आखिर है क्या। हम खेल के सबसे बुनियादी नियमों से ही शुरुआत करेंगे। देखिए, जब हम एक बिल्ली और एक पत्थर की तुलना करते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। एक बिल्ली खाना खाकर उसे एनर्जी में बदलती है, वो बढ़ती है, बच्चे पैदा करती है और अपने आसपास के माहौल पर रिएक्ट भी करती है, जबकि एक पत्थर इनमें से कुछ भी नहीं करता। यही तो है जिंदगी के खास लक्षण। और दुनिया के सभी जिंदा प्राणियों में एक चीज कॉमन है, वो सब कोशिकाओं यानी सेल्स से बने हैं। सेल बायोलॉजी की सबसे बुनियादी इकाई है, वो सबसे छोटी चीज जिसे हम जिंदा कह सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और इस छोटी सी दुनिया के अंदर झांकते हैं। एक अकेला सेल खुद को जिंदा रखने के लिए इतने सारे मुश्किल काम आखिर करता कैसे है? देखिए, एक सेल का जिंदा रहना एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका होता है, जिसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। असल में जीवन के लिए जरूरी केमिकल रिएक्शंस को चलाने वाले एंजाइम को काम करने के लिए एक स्थिर माहौल चाहिए होता है। होम्योस्टेसिस बस वही स्थिरता बनाए रखता है। तो सेल ये बैलेंस बनाता कैसे है? अपनी झिल्ली यानी मेम्ब्रेन के जरिए। ये ना एक बहुत ही स्मार्ट गेटकीपर या कह लें बाउंसर की तरह है। ये पानी और ऑक्सीजन जैसी छोटी चीजों को तो आराम से अंदर बाहर आने जाने देती है, लेकिन बड़ी चीजों को अंदर आने के लिए स्पेशल इजाजत की जरूरत पड़ती है ना कमाल का कंट्रोल। अब सेल को ये सारे काम करने के लिए ताकत तो चाहिए, है ना? और वो एनर्जी आती है एटीपी नाम के एक मॉलिक्यूल से। इसे समझिए सेल की अपनी कैश या एनर्जी करेंसी। जब भी सेल को कोई काम करना होता है तो वो एक एटीपी मॉलिक्यूल खर्च कर देता है। तो सवाल ये है कि सेल्स को ये एटीपी बनाने के लिए फ्यूल कहाँ से मिलता है? इसके लिए दो मेन तरीके हैं। हेटेरोट्रॉफ जैसे कि हम, इंसान और बिल्लियां दूसरे जीवों को खाकर ये फ्यूल हासिल करते हैं, जबकि ऑटोट्रॉफ जैसे कि पेड़ पौधे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि सेल जिंदा कैसे रहता है, पर उसे ये कैसे पता चलता है कि करना क्या है? इसका जवाब सेल के सेंटर में रखी एक इंस्ट्रक्शन बुक में छिपा है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। डीएनए को समझिए एक बहुत बड़ी रेसिपी बुक की तरह, और जीन उस किताब में लिखी अलग अलग रेसिपी हैं। हर जीन में एक खास प्रोटीन बनाने के निर्देश होते हैं, और प्रोटीन ही तो है जो सेल के अंदर लगभग हर काम करते हैं। ये प्रोसेस ना कुछ स्टेप्स में होता है। सबसे पहले डीएनए में लिखी रेसिपी को एक टेम्पररी मैसेंजर पर कॉपी किया जाता है, जिसे एमआरएनए कहते हैं। फिर ये एमआरएनए मैसेज सेंटर से निकलकर सेल की प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री यानी राइबोसोम तक जाता है। आखिर में राइबोसोम इस मैसेज को पढ़ता है और दिए गए निर्देशों के हिसाब से अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन तैयार कर देता है। तो अब देखते हैं कि ये कमाल का कोड पैक कैसे होता है और सेल्स की अगली पीढ़ी तक पहुंचता कैसे है। ये बात तो सच में दिमाग घुमा देती है। एक छोटे से सेल के अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए पैक होता है। ये एक बहुत बड़ी डेटा स्टोरेज प्रॉब्लम है, जिसे क्रोमोसोम नाम के स्ट्रक्चर्स सुलझाते हैं। डीएनए को कसकर लपेटकर क्रोमोसोम में बदल दिया जाता है। देखिए, हमें ज्यादातर जीन्स की 2 कॉपी मिलती हैं, एक माँ से एक पिता से। एक ही जीन के इन अलग अलग वर्जन्स को एलील कहा जाता है, और इसी वजह से हम सब में इतनी जेनेटिक विविधता देखने को मिलती है। ये पनेट स्क्वायर हमें विरासत के काम करने के तरीके को समझने में मदद करता है। मान लीजिए कि भूरी आंखों का जीन, जिसे हम बी कहेंगे, डोमिनेंट है, मतलब अगर ये मौजूद है तो यही दिखेगा। और नीली आंखों का जीन बी रेसेसिव है, यानी ये तभी दिखेगा जब भूरी आंखों वाला कोई जीन ना हो।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर माता पिता दोनों के पास एक भूरा और एक नीला जीन है तो उनके बच्चे की आंखें नीली होने की 25% संभावना है। आखिर में ये जेनेटिक कोड सेल डिवीजन के जरिए अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। इसके 2 मुख्य तरीके हैं। एक है माइटोसिस, जो बढ़ने और मरम्मत के लिए शरीर के बिल्कुल एक जैसे सेल्स बनाता है, जैसे जब आपकी त्वचा पर लगी चोट ठीक होती है। और दूसरा है मियोसिस, जो रिप्रोडक्शन के लिए जेनेटिक रूप से यूनिक सेक्स सेल्स यानी स्पर्म और एग्स बनाता है। चलिए अब जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे डीएनए कोड में होने वाले छोटे छोटे बदलाव जिंदगी की इस शानदार कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है तो कभी-कभी गलतियां हो जाती हैं। इन्हें म्यूटेशन कहते हैं। ज्यादातर तो ये नुकसानदेह हो सकते हैं, लेकिन कभी-कभी कोई म्यूटेशन फायदेमंद भी साबित हो सकता है। सारी जेनेटिक विविधता की शुरुआत यहीं से होती है। इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि पीले टिड्डों की एक आबादी है। एक म्यूटेशन की वजह से एक टिड्डा हरे रंग का पैदा होता है। अब ये नया रंग उसे घास में बेहतर तरीके से छिपने में मदद करता है, इसलिए उसके शिकार होने की संभावना कम हो जाती है। वो जिंदा रहता है, बच्चे पैदा करता है और अपने हरे रंग वाले जीन को आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा टिड्डे हरे होते जाते हैं। बस यही है नेचुरल सिलेक्शन। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन का ये सिलसिला आज भी जारी है। जिंदगी की ये अविश्वसनीय रूप से जटिल और खूबसूरत कहानी लगातार लिखी जा रही है। इसका अगला अध्याय क्या होगा, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।